नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस किया जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र मानी जाती है और इसका 2025 में पुनः आरंभ क्या दर्शाता है? ऑप्शन है आपके हिंदू, बौद्ध, जैन, बौन और उद्देश्य क्या है? धार्मिक, पर्यटन और भारत चीन सहयोग। बी ऑप्शन है आपका हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, व्यापारिक संबंध। बौद्ध, जैन, मुस्लिम, हिंदू, सीमा विवाद। या बौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, सैन्य सहयोग। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा ये आपका हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र मानी जाती है और इसका 25 में पुनः आरंभ ये दर्शाता है कि धार्मिक, पर्यटन और भारत चीन सहयोग रहेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। धार्मिक विश्वास क्या है? माउंट कैलाश की परिक्रमा से आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है और मानसरोवर झील में स्नान करने से पापों का शुद्धिकरण होता है। कोविड-19 महामारी और सीमा तनाव के कारण 2020 में यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। 5 साल बाद यात्रा का पुनः शुरू होना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत चीन सहयोग को मजबूत करने के संकेत है। अगला सवाल है, कर्नाटक के किस हवाई अड्डे को ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 के तहत प्लैटिनम सम्मान मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विच एयरपोर्ट इन कर्नाटका रिसीव्ड द प्लैटिनम रिकॉग्निशन अंडर ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025? ऑप्शन है आपके मंगलुरु, बंगलुरु, हुबली या बेलगावी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुबली। ठीक है, सम्मान क्या है? तो हुबली हवाई अड्डे को ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 में प्लैटिनम पुरस्कार मिला है। कहाँ पे? तो पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित ACI एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट असेंबली के में प्रदान किया गया। उपलब्धि क्या है? तो सतत ऊर्जा यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी श्रेणी में उत्कृष्ट पहल के लिए सम्मान मिला। और पहल कब हुई थी ये? तो 2022 में 8 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आई थी। अगला सवाल हमारा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान किस भारतीय फिल्म निर्माता को हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, पायल कपाड़िया या मीरा नायर। तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर जो सम्मान है ये आपका पायल कपाड़िया जी को मिला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम्मान जो है पायल कपाड़िया को फ्रांस सरकार द्वारा ये दिया गया है। स्थान का है, कहाँ पे है? तो सम्मान समारोह मुंबई स्थित फ्रेंच कॉन्सुलेट में आयोजित हुआ। उपलब्धि 2024 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में ऐतिहासिक जीत और गोल्डन ग्लोब नामांकन भी मिला। और विशेष क्या है? तो इस सम्मान को पाने वाले अन्य भारतीयों में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और लता मंगेशकर भी शामिल है। अगला सवाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपकी ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी या नीता अंबानी। तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनंत अंबानी को RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। इनका कार्यकाल 1 मई 2025 से शुरू होकर 5 वर्षों के लिए रहेगा। पद परिवर्तन, पहले वे कंपनी में गैर कार्यकारी निदेशक थे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। और पारिवारिक पृष्ठभूमि, अगस्त 2023 में अनंत, ईशा और आकाश तीनों को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। अगला सवाल, भारत ने 2024-25 में अंतर्देशीय जल परिवहन के तहत कितने मिलियन टन कार्गो मूवमेंट दर्ज किया है? ऑप्शन है आपके 18.1 मिलियन मीट्रिक टन, 75.0 मिलियन मीट्रिक टन, 145.5 मिलियन मीट्रिक टन या 200.05 मिलियन मीट्रिक टन। तो भारत ने 2024-25 में अंतर्देशीय जल परिवहन के तहत 145.5 मिलियन मीट्रिक टन आपका कार्गो मूवमेंट दर्ज किया है। उपलब्धि 24 से 25 में इतना हुआ। पुराना आंकड़ा क्या था? 13 से 14 में 18.1 मिलियन मीट्रिक टन था। विकास का कारण नीति सुधार, तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से बढ़कर 111 कर दिए गए हैं और परिचालन लंबाई लगभग 4900 किलोमीटर तक पहुंच गई है। अगला सवाल,
भारत सरकार किस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को 49% हिस्सेदारी देने का विचार कर रही है? किस क्षेत्र में? तो आपका ऑप्शन है रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे या अंतरिक्ष अनुसंधान। तो भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को 49% आपका इन्वेस्टमेंट देने के लिए विचार कर रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और कोयले पर निर्भरता कम करना। वर्तमान स्थिति भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 8 GW यानी कि गीगावाट है, जो कुल स्थापित क्षमता का लगभग 2% है। और पृष्ठभूमि, तो 2008 में अमेरिका के साथ सिविल परमाणु समझौता हुआ था, लेकिन विदेशी निवेश परमाणु दायित्व कानून के कारण अटका रहा। आगे देखा जाए, ड्रीम टेक्नोलॉजी ने अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed as the first Indian brand ambassador of Dream Technology? अब ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे पहला कोई इंडियन आ रहा है। ऑप्शन से आपके आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कृति सैनन या फिर सारा अली खान। तो ड्रीम टेक्नोलॉजी ने अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन को नियुक्त किया है। ये लाइन आप पढ़ी चुके हैं। कंपनी ड्रीम टेक्नोलॉजी एक अग्रणी चीनी होम और पर्सनल अप्लायंसेस ब्रांड है। चीनी, ये शुगर वाला नहीं, चाय पत्ती चीनी ना, चाइना। उद्देश्य क्या है? भारतीय बाजार में ब्रांड उपस्थिति और जागरूकता बढ़ाना। विशेष उत्पाद रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, वायरलेस वैक्यूम, हेयर स्टाइलिंग टूल्स इत्यादि बनाता है ये, जिसका हम जैसे गरीबों के लिए कोई काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, नासा किस नए मिशन के तहत पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटी फील्ड को मैप करने के लिए पहला स्पेस बेस्ड क्वांटम सेंसर विकसित कर रहा है? ऑप्शन है आपके ग्रेस 2, क्वांटम अर्थ मैपर, QGGPF या ग्रेविटी एक्सप्लोरर। तो नासा जो है QGGPF के तहत पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को मैप करने के लिए पहला स्पेस बेस्ड क्वांटम सेंसर विकसित कर रहा है। अभी आपका QGGPF है क्या? तो ये है आपका क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर। विकास करता है, यानी कि बनाया किसने? नासा ने इस तकनीकी का नेतृत्व किया है। उद्देश्य पृथ्वी की सतह और उप सतह की अत्यंत सटीक ग्रेविटी फील्ड मैपिंग करना। और प्रयोग क्या है इसका? जल प्रवाह, चट्टानों की हलचल, भूकंप और खनिज संसाधनों का पता लगाने में सहायक होगा। अगला सवाल, चीन ने किस प्रकार के हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया जो पारंपरिक फिशाइल सामग्री का उपयोग नहीं करती है? ऑप्शन है आपके ड्यूटीरियम बम, फ्यूजन बम, मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित हाइड्रोजन बम या फिर पोटेशियम बम। तो अभी चीन ने हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। अब ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। फ्यूजन तकनीक यह बम मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित फ्यूजन तकनीकों का उपयोग करता है। प्रभाव, यह नई प्रगति हथियार नियंत्रण, अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर सकता है। अगला सवाल, भारतीय इतिहासकार MGS नारायणन का निधन किस आयु में हुआ? ऑप्शन है आपके 80 वर्ष, 85 वर्ष, 92 वर्ष या 100 वर्ष। तो भारतीय इतिहासकार MGS नारायणन का निधन 92 वर्ष की आयु में हुआ है। इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1932 को पोन्नानी, केरल में। अंग्रेजी हिंदी गर्मी की वजह से हो गया थोड़ा। मृत्यु हुई 92 वर्ष की आयु में शनिवार को मलापारम्बा, कोझिकोड में निधन हुआ इनका। प्रोफेशनल भूमिका इनकी क्या थी? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव और अध्यक्ष भी रहे हैं। और शैक्षणिक योग्यता, कालीकट विश्वविद्यालय से जुड़कर इतिहास और शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। अब हमारा आखिरी पेज, आज हम जानेंगे हेमंत करकरे के बारे में। हेमंत करकरे जो थे वो महाराष्ट्र ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड के तत्कालीन प्रमुख थे। बलिदान इनका क्या था? तो 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए 26 नवंबर 2008 को शहीद हुए। सम्मान क्या मिला इन्हें? मरणोपरांत भारत का उच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र भी प्रदान किया गया था। और इनका योगदान आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष में उनकी भूमिका अद्वितीय रही। तो इसी के साथ आज हमारा सेशन कंप्लीट होता है। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर यूजफुल लगे तो। बाकी भगवान की मर्जी।